नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि। जैसा कि दोस्तों मैं आपको इससे पहले भी कई चैप्टर्स दे चुका हूं, तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है ये ध्वनि। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तुम्हें तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? हम जब कुछ बोलते हैं तभी क्या होता है, तो ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से। ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ध्वनि क्या होता है? ऊर्जा का ही एक रूप होता है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है, यानी कि सुनने की संवेदना पैदा करती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि कैसे चलती है? ध्वनि की चाल कैसी होती है? तरंगों के रूप में। ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है, यानी कि जिन वस्तुओं में कंपन होगा, जिसको वाइब्रेशन बोलते हो आप, तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है वह क्या होता है? माध्यम कहलाता है। जिसमें से होकर ध्वनि गमन करती है, जिसमें से होकर ध्वनि चलती है, वो माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंगे होती है? इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया उसमें बताया था कि ध्वनि जो होती है वो यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल की बात करते हैं। किस चीज़ की? ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें से होकर वह गमन करती है। किस पर निर्भर करती है? चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें से होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। यानी सबसे तेज किस में होगी? ठोस में होगी, फिर द्रव में होगी, और सबसे कम किस में होती है? गैसों में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोसों में होती है और सबसे कम गैसों में होती है, और द्रव में मध्यम रहती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है, क्या होता है? जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है, ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होगी। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है, उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। आर्द्रता और टेम्परेचर, यानी कि तापमान और आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से, परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, अब यहाँ पे माध्यम दिया है और ध्वनि की चाल दी है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रोक कर आप पहले इनको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, शुष्क वायु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो याद रखिएगा। दूसरा है शुष्क वायु 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1284 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये 1.28 किलोमीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1531 मीटर प्रति सेकंड। तांबा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3750 मीटर प्रति सेकंड। एल्यूमिनियम पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5100 मीटर प्रति सेकंड। और लोहा या स्टील, इस्पात जिसको बोलते हैं, उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऊपर और नीचे वाले, इसमें 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की आवृत्ति परिसर। ध्वनि तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है श्रव्य तरंग, ऑडिबल, जिनको हम सुन सकते हैं। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें नहीं सुन सकता, क्योंकि ये तरंगें कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि कान के पर्दे दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। फिर अब अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक जिनको बोलते हैं, वो उनकी बात करते हैं। यहाँ पे वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है। ध्वनियों को अवश्रव ध्वनि कहते हैं। व्हेल, गैंडा तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। प्राय देखा गया है कुछ जंतु भूकंप से पूर्व ही परेशान हो रहे थे। वास्तव में भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों, मेन शॉक वेव्स से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये इसका तीसरा पॉइंट है। 20,000
हर्ट्ज से ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु जो हैं पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि जो है वो उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का व्यापक उपयोग किया जाता है। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी का बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। इस तकनीक से क्या किया जाता है? पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करके हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी कहते हैं। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पतली को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। सोनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनार का उपयोग नेवी करती है या शिप जो चलते हैं उन पर किया जाता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ में? जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। मात्रक, डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक ध्वनि को कर्णप्रिय मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। प्रतिध्वनि, किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने से कुछ समय पश्चात ध्वनि फिर से सुनाई देती है। वही ध्वनि पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। कब तक? 0.1 सेकंड तक। अतः इस पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल यानी कि लगभग 320 मीटर लगभग होता है। 320 नहीं 330 होगा। 330 गुणे 1/10 इसको सॉल्व करने में लगभग आएगा 16 मिनट या 16 कुछ ऐसे 16 मिनट या 16 मीटर करके कुछ आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो माध्यमों, अब इनमें देखना है कि माध्यम दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिक है और किसमें कम है। तो जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। तो यहाँ पे किस क्रम में रखना है हमको? आरोही, यानी कि आरोही क्रम में रखना है। तो जो ध्वनि की चाल है सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल हमने आपको बताया था सबसे अधिक होती है ठोस में, यानी कि इस्पात जो आपका दिया है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। सामान्य ताप पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग होती है 332 मीटर प्रति सेकंड सामान्य ताप पर। तो सबसे आरोही क्रम यानी कि सबसे धीमे जिसकी चाल हो वो आरोही, सबसे छोटे से सबसे बड़ा होता है आरोही का क्रम, यानी कि जिसमें सबसे कम है उसको सबसे पहले रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे बाद में। यानी कि पहले पे हमारा रहेगा आरोही क्रम में नाइट्रोजन, दूसरे नाइट्रोजन में ध्वनि की नाइट्रोजन के बाद हम रख सकते हैं इसमें से जल को, और उसके बाद इस्पात को, क्योंकि सबसे अधिक होती है इस्पात में यानी कि ठोसों में। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल यानी कि सबसे घनत्व सबसे डेंसिटी सबसे अधिक होती है इस्पात की, फिर होती है जल की, फिर होती है नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? सबसे अधिकतम तो होता है इस्पात में, फिर उसके बाद ध्वनि का ध्वनि का वेग सबसे इस्पात यानी कि धातु। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रक्रम होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, ठोसों में, इस्पात या कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्पात को सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, तो VS माना गया है इस्पात को, तो VS माना गया है इस्पात को। तो यहाँ पे जो ए विकल्प दिया है यानी कि सबसे कम होती है वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो VA वायु हो गया।
फिर VW जल, और सबसे अधिक होती है इस्पात में। तो ए विकल्प ही बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताना है हमको, तो लोहे में। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि केवल निर्वात में ही चल सकती हैं और केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती है या केवल गैस में, ऐसा तो है नहीं। लेकिन क्या होता है, वो सभी माध्यम में चल सकती है, यानी कि ठोस, द्रव तथा गैस। तो यहाँ पे ठोस और गैस दिया है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और जल में 1400 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो अब आपको बताना है किसमें ध्वनि आर पार नहीं है। निर्वात में ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात वैक्यूम में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाती। जो माध्यम होगा ही नहीं तो आर पार कहाँ से जाएगी? तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे किसमें? निर्वात में नहीं चल सकती, माध्यम होगा ही नहीं, चलेगी कहाँ से? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है हमारा अगला प्रश्न, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए ताकि हमें दोबारा वही आवाज़ रिपीट होकर सुनाई ना दे। तो यहाँ पे डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगभग 16.5 मीटर, यानी कि हाँ, क्योंकि जो न्यूनतम होती है वो ध्वनि की चाल होती है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। और जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। तो इसको हम गुणा कर सकते हैं 1/10 से। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा लगभग जाके 33 मीटर, हाँ लगभग 33 मीटर आएगा, यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी कि जाने के लिए और आने के लिए इसी में चाहिए। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 मीटर आएगा। तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो यहाँ पे 16.5 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ निकटतम उत्तर दिया है 17 मीटर। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है तो 330 मीटर प्रति सेकंड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होता है? क्योंकि चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, या चंद्रमा पर विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, या चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते। ऐसा तो है नहीं कि काम करना ही बंद कर देंगे। चंद्रमा पे आपको पता होगा वायुमंडल नहीं होता है, तो जिसके कारण हमें कोई माध्यम नहीं मिल पाता है। तो बी विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, वहाँ पे वायुमंडल होता ही नहीं है, तो ध्वनि माध्यम कहाँ से आएगा? तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक पहला कथन दिया है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा हमारा कथन दिया है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न, ऐसा तो होता नहीं है कि छोटी बांसुरी है तो धीरे बजेगी, बड़ी बांसुरी है तो तेज बजेगी। बांसुरी तो वैसे ही बजती है जैसी बजनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला है ये तो गलत हो जाएगा। फिर ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, तो सही है। दूसरा विकल्प हमारा सही है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प, केवल 2।
दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।